और इसमें खंड पहला चल रहा है। इस संख्या पद्धति का खंड पहला है। हमने योग से संबंधित प्रश्नों की कुछ संरचनाएं लिया हुआ था और उसी पर डिस्कशन अभी करना है लगातार। और खंड पहला चल रहा है। योग से संबंधित प्रश्न में जो पहला हेडिंग था यह था प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसके लिए हमने एक कंडीशन दिया था कि योग ज्ञात करना। उस कंडीशन के लिए जब संख्याएं समांतर श्रेणी में रेगुलर इंटरवल पर, जैसे जो सीरीज दिया गया है, जो श्रृंखला दिया गया है, यदि वह रेगुलर इंटरवल पर है, एक निश्चित अंतराल पर है, एक नियमित अंतराल पर है, तो यहां से दो कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन है कि श्रृंखला दिया गया होगा और हमें योगफल बताना होगा। मतलब पहला कंडीशन था जब योग ज्ञात करना हो, और इसका जो दूसरा कंडीशन था वो था जब योग ज्ञात हो। जब योग ज्ञात हो, ये इसका दूसरा कंडीशन है। अच्छा, योगफल यदि ज्ञात है तो हमें 3 पॉइंट वैसे नोट कर लेने हैं। ये केवल सहूलियत के लिए, मैं इस नोट पॉइंट का प्रयोग नहीं कराऊंगा। मध्यमान तरीके से प्रश्न हल करा देंगे, वो आसान होगा, लेकिन फिर भी जानकारी में रखिएगा क्योंकि आगे ये हेल्प करेंगे आपके। अच्छा, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि यदि कोई संख्या x, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या x हो, तो आपसे पूछा जाए कि इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमशः बताइए क्या होगा। इसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या क्या होगा रिस्पेक्टिवली। जैसे मैं कह दूं कि कोई संख्या 25 है, तो 25 की क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 25 की क्रमागत 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी। मतलब क्रमागत संख्या निकालनी हो तो हर बार एक ऐड करते जाएंगे। जैसे कोई संख्या 25 है तो 25 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 26, उसके आगे 27, उसके आगे 28, एक एक प्लस करते जाएंगे। तो जैसे कोई संख्या x है तो इसकी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, क्रमागत संख्याएं हैं, वो क्रमशः क्या होगी। पहली x होगी तो इसके आगे क्या होगा, x +1, इसके आगे क्या होगा, x +2, इसके आगे x +3, फिर x +4, ऐसे ही डॉट डॉट होंगी। अच्छा, इसी प्रकार से मैं आपसे एक सवाल और करूं कि यदि कोई सम संख्या x है, यदि कोई सम संख्या इवन नंबर x है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो इसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगी बताइए। जैसे मान लिया मैं आपसे कह दूं कि कोई सम संख्या 20 है, मान लिया मैं आपसे कह दूं कि कोई सम संख्या 20 है, तो 20 की क्रमागत सम संख्या क्या होगी, तो 20 की क्रमागत सम क्या होगी, 22, उसके आगे 24, उसके आगे 26, फिर 28, हर बार दो दो प्लस करते चलेंगे। जैसे कोई सम संख्या इवन नंबर, कोई सम संख्या x है, तो x की क्रमागत सम क्या होगा, 2 बढ़ा दीजिए, x +2, इसके आगे x +4, इसके आगे x +6, ऐसे ही डॉट डॉट होगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी 5 लगातार सम संख्याओं का योग 390 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो कैसे मानेंगे, माना पांचों क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x, पहला x मान लीजिए x, फिर कॉमा x +2, x +4, x +6 और x +8, और इन्हीं पांचों का योग बराबर समथिंग जो भी दिया है। हालांकि मान के हल करना बेहतर है, मध्यमान तरीके से। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा। जैसे आपसे ये कह दें कि कोई विषम संख्या x है, यदि कोई विषम संख्या ऑड नंबर, यदि कोई विषम संख्या x है, तो इसकी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, तो इसकी क्रमागत संख्याएं रिस्पेक्टिवली, जैसे कोई विषम संख्या x है तो इसकी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, वही होगा x +2, x +4, x +6, ऐसे ही डॉट डॉट होंगे। अच्छा, ये तो नहीं कहेंगे कि पहली विषम x है तो इसके आगे x +1 होगी, फिर x +3, x +5, ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं, दरअसल सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतराल दो दो का ही होता है। जैसे आपसे कह दें कि कोई विषम संख्या 25 है, तो 25 के आगे वाली विषम क्या होगी, 27 होगी, उसके आगे क्या होगी, 29 होगी, फिर उसके आगे 25, 27, 29, 31, हर बार क्या करते हैं, दो ही दो जोड़ते हैं। बस फर्क इतना है, यदि सम संख्या को लेकर प्रश्न बनाएगा तो x की वैल्यू कोई सम में आएगा, और यदि विषम से लेकर प्रश्न बनाएगा तो x की वैल्यू विषम में होगा, बाकी श्रृंखला एक ही होगी। आपको चेक करना है, जैसे मान लिया कोई विषम संख्या x है, अब x कोई विषम लेकर चेक करिए। जैसे मान लिया x की वैल्यू 1 ले ले, x एक विषम है, यदि x का वैल्यू 1 ले लिया जाए तो आगे क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, फिर 1 और 4 5 हो जाएगा, फिर 1 और 6 7 हो जाएगा। मतलब 1 3 5 7 बन रहा है कि नहीं। और यदि कोई x सम संख्या है, जैसे कोई सम संख्या x है, मान लिया x की वैल्यू यदि हम 2 ले ले,
क्योंकि x कोई सम है, तो यदि 2 लें तो ये 2 और 2 कितना 4, ये 2 और 4 6, ये 2 और 6 8, तो 2 4 6 8, ये डॉट डॉट। तो ये 3 पॉइंट मैंने केवल सहूलियत के लिए लिखा। अब देखिए प्रश्न अटेम्प्ट करना है तो मध्यमान तरीके से कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको इरेज करें, देखिएगा यहां से हमने लिखा किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 295 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? चलिए पहले इसको मध्यमान तरीके से समझ लीजिएगा। प्रश्न है कोई 5 लगातार विषम संख्या है और इन सभी का योग 295 है। जैसे ये मैंने एक ग्राफ में एक लाइन ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 लगातार विषम संख्या है, ये 5 की पांचों कैसी है? लगातार विषम। और इन पांचों विषम संख्याओं का योग 295। अब आखिर ये संख्याएं हैं कौन कौन सी? अच्छा आप बताइए, यदि हमें यह बीच वाला पद पता चल जाए, मध्य वाला पद, ये बीच वाला पद पता चल जाए, मध्य पद, तो आप इसके पीछे वाला पद बता लेंगे कि नहीं, या इसके आगे वाला पद बता लेंगे? जैसे ये पांचों लगातार विषम है और मैं आपसे कह दूं कि यह बीच वाला विषम मान लिया 25 है, मान लिया ये बीच वाला विषम 25 है, तो 25 के पीछे वाला विषम क्या होगा? ये पांचों लगातार विषम है, यदि यह 25 है तो 25 के पीछे वाला विषम क्या होगा? 23, 23 के पीछे वाला विषम 21 और 25 के आगे वाला 27 और 27 के आगे 29, यही होंगे ना। पहले तो ये क्लियर करिए कि मध्य पद ये तीसरा वाला ही पद होगा कि और कोई होगा? तीसरा वाला ही होगा। देखिए मध्य पद का मतलब ये है कि वह पद जिसके ठीक पीछे जितने पद हो उसके ठीक आगे भी उतने ही पद। तो देखिए मध्य पद यही होगा क्योंकि इसके ठीक पीछे भी 2 पद है और इसके ठीक आगे भी कितने पद है? अच्छा ये जो मध्य पद है इसका अपना कुछ मूल्य होगा कि नहीं, इसका अपना कुछ मान होगा कि नहीं? बेशक। अब इस मध्य पद का मान क्या है? मध्यमान, इसको मध्यमान बोलेंगे। तो मध्यमान का परिभाषा होता है सभी सजातीय पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है मध्यमान कहलाता है। मींस मध्यमान का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मध्यमान का मतलब औसत है, इन पांचों पदों का योगफल और बटे 5, कुल पद का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले बताइए इन पांचों लगातार विषम संख्याओं का योग हमें पता है कितना है? 295। तो कुल पदों का योग 295 है और बटे पदों की संख्या कितनी है? 5। भाग कर दीजिए तो यह जो होगा ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 4 45, 5 9 कितना हुआ? 59। मतलब ये बीच वाला जो पद है ये कितना है? 59। अच्छा चूंकि यह पांचों लगातार विषम है और बीच वाला पद 59 हो गया, तो 59 के ठीक पीछे वाला पद क्या होगा? 57। 57 के ठीक पीछे क्या होगा? 55। 59 के ठीक आगे क्या होगा? 61 और इसके ठीक आगे क्या होगा? 63। तो यही पांचों लगातार विषम है। आप इन पांचों को जोड़ेंगे तो योग 295 आएगा। हमसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 63। सबसे छोटी पूछता तो 55 होता, बीच वाला पूछता 59। तो मध्यमान तरीके में कुछ है नहीं, बस केवल 5 इंडिकेट करिए और इसमें बीच वाला पद ये तीसरा होगा क्योंकि इसके ठीक पीछे भी 2 पद है, इसके ठीक आगे भी 2 पद है। अब यह मध्य में जो पद है इसका अपना कुछ मान होगा, मध्य पद के मान को मध्यमान कहते हैं। मध्यमान का परिभाषा होता है कुल पद का योग बटे कुल पद की संख्या। तो इन पांचों विषम संख्याओं का योग 295 है, बटे पद की संख्या 5 59 है। तो जब यह 59 हो गया तो इसके पीछे 57, इसके पीछे 55, 59 के आगे 61 और ये 63। यदि आप इससे नहीं लगा रहे हैं, सीरीज को मान के लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे मानेंगे। देखिए प्रश्न में दिया है कोई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, या कहिए इसी को इरेज करके बता देते हैं, इसको इरेज करते हैं। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 295, जैसे ये पहली विषम हो गई प्लस ये दूसरी विषम, ये सब लगातार है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और इन पांचों का योग कितना है? 295। सवाल ये है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये तो पता है नहीं। तो सबसे छोटी मान लीजिए, इन पांचों विषम में हमने सबसे छोटी विषम x मान लिया। शुरुआत x से ही करना, तो जब ये x हो गया तो अगली वाली विषम क्या होगी? अब x + 1 नहीं करना, 2 जोड़कर x + 2 होगा। तीसरी वाली विषम क्या होगी? x + 4। चौथी वाली क्या होगी? x + 6 और पांचवी वाली विषम क्या होगी? x + 8। और इन पांचों का योग कितना है? 295। जब इसको जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x, पहले x जोड़िए, 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये कितना हो गया? 5x। अब संख्याओं को जोड़िए, 2 और प्लस 4, 2 + 4 कितना? 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और ये 20 जब दाहिनी हो जाएगा तो 200, देखिए ये प्लस 20 है, बराबर कितना है? 295। अब ये 20 दाहिनी और माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर कितना? 295 में से
20 घटेगा तो 275, तो यक्स बराबर कितना, 5 उधर भाग हो जाएगा तो 275/5, 5 पंचे 25, 2 फिर 5 पंचे 25, सबसे छोटी 55 होगी क्योंकि यक्स का मान 55 है और 55 इन पांचों में क्या है, सबसे छोटी है। तो जब ये 55 हो गया तो आगे 55 और 2 57 हो गया, फिर 55 और 4 59 हो गया, फिर 55 और 6 61 हो गया, फिर 55 + 8 63। इनमें से जो सबसे बड़ी है वो यक्स + 8 है और यक्स का मान 55 रखेंगे तो 55 और +8 63। लेकिन कहीं इससे बेहतर है आप मध्यमान तरीके से हल कर लीजिए, सबसे सुटेबल है और सबसे आसान। अच्छा, मध्यमान तरीके से आपको लगा होगा कि आसान है, लेकिन कहीं डाउट ये रहा होगा कि चलिए ठीक है 5 पद था तो मध्य वाला पद तीसरा था, लेकिन यदि कहीं 6 पद होता, 8 पद होता तो उसमें मध्य पद का चयन कैसे करें। तो एक सवाल देखिएगा। अच्छा, विषम के जगह सम कर देते हैं। हमने लिखा किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं इवन नंबर का योग 450, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, इसको चलिए मध्यमान तरीके से देखते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 लगातार सम है, ये भी सम है, ये भी सम, ये भी, ये सभी की सभी लगातार सम है। ये 6 की 6 क्या है, लगातार सम। अच्छा, इनमें से यदि बीच वाले पद का निर्धारण हो जाए तो इसके पीछे वाले भी पद आ जाएंगे और इसके आगे वाले भी पद आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसमें मध्य पद क्या है। मध्य पद वह पद होता है जिसके ठीक पीछे जितने पद हो उसके ठीक आगे भी उतने ही पद हो। तो क्या तीसरे वाले सम को, क्या इसको मध्य पद मानेंगे आप, बताइए, क्या तीसरे वाले सम को मध्य पद मानेंगे? नहीं। यदि हम इसको मध्य पद मानते हैं तो इसके पीछे 2 पद हैं और इसके आगे 3 पद हैं, तो मध्य पद तो ये होगा नहीं। तो क्या मध्य पद ये चौथा वाला सम होगा, क्या इसको मध्य पद मानेंगे? नहीं। यदि हम इसको मध्य पद मानते हैं तो इसके पीछे 3 पद हो गया और इसके आगे 2 पद हो गया, मतलब मध्य पद में न तो तीसरा वाला सम होगा न तो चौथा वाला सम होगा। तो फिर होगा क्या, मध्य पद न तो ये है न तो ये है, तो फिर होगा क्या, तो आप कहेंगे जो इन दोनों के बीचों बीच होगा यही मध्य पद होगा, यही मध्य पद होगा। अच्छा, ये दोनों कैसे सम है, आप कहेंगे लगातार सम। हालांकि ये 6 की 6 लगातार सम है, तो ये लगातार सम है, तो दो लगातार सम संख्याओं के बीच में जो भी संख्या होगी डेफिनेट वह विषम ही होगी। इन दोनों लगातार सम के बीच में जो भी ये संख्या होगी यह डेफिनेट क्या होगी, विषम होगी। अब ऐसे सोचिए, मान लिया यह 20 है और यह 22 है, तो ये 20 है ये 22 है, तो 20 और 22 के ठीक बीच में 21 होगा, वो विषम होगा। चलिए फिलहाल यह मध्य पद है, अब इसका मान क्या है, मतलब मध्यमान क्या है ये निकालते हैं। मध्यमान का डेफिनेशन होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहले बताइए इन 6 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, 450। कुल पदों का योग 450 है बटे पदों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 सम संख्याओं का योग 450 है बटे पद की संख्या 6 है। भाग करिए, 6 7 42, 3 बचा 30, 6 पंचे, मतलब यह बीच वाला पद 75 है। अब बताइए 75 के ठीक पीछे क्या सम है, बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों लगातार सम है और दोनों लगातार सम के बीच में 75 फंसा हुआ है। तो अब हमें आप बताइए 75 के ठीक पीछे कौन सा सम होता है, 74, और 75 के ठीक आगे कौन सा सम होता है, 76। 74 के ठीक पीछे कौन सा सम होगा, 74 के ठीक पीछे 72 होगा, 72 के ठीक पीछे 70 होगा, 76 के ठीक आगे 78 होगा और इसके ठीक आगे 80, यही होंगे। तो इनमें से सबसे छोटी पूछा है 70 और सबसे बड़ी पूछा जाता तो 80 होता। तो मध्यमान तरीके से। अच्छा एक चीज और, यदि ये 6 की 6 लगातार विषम होता तो दो लगातार विषम के बीच में क्या होता, जैसे ये 6 की 6 लगातार विषम होता तो दो लगातार विषम संख्या के बीच में ये सम होता, तो इसके ठीक पीछे वाला भी विषम आ जाता और ठीक आगे वाला भी। तो कॉन्सेप्ट बेहद सरल है, मध्यमान तरीका सुटेबल है। एक सवाल देखिएगा, मैं इसमें रेस कर रहा हूं। हमने लिखा कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग s है, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल यस है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या यस से किस रूप में संबंधित होगी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या यस से किस रूप में संबंधित होगी। यस प्लस 5/5 बी ऑप्शन है, यस प्लस 10/5 डी ऑप्शन है, यस माइनस 10/5 डी ऑप्शन है, एस प्लस 10/10। ये 4 ऑप्शन मैंने दिए, अटेम्प्ट करिएगा इसको। प्रश्न ये है कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग, ये सम विषम नहीं है, ये कोई 5 लगातार संख्या है। जैसे देखिए आप आरेख में 1 2 3 4 5, ये
5 लगातार संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अच्छा, यदि ये 5 लगातार संख्या है, यदि इसमें बीच वाला पद ये क्या है पता चल जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि यह बीच वाला पद क्या है यदि यह पता हो जाए तो इसके ठीक पीछे वाले भी पता जाएंगे और इसके ठीक आगे वाले भी पता जाएंगे। अच्छा, अब बताइए यह मध्य में जो पद है इसका मान क्या है, मतलब मध्यमान क्या है? मध्यमान का परिभाषा होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही होता है। तो पहले आप बताइए इन पांचों पदों का योग क्या है? तो इन पांचों पदों का योग s है। ये 5 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है? s। तो देखिए कुल पदों का योग s है और बटे कुल पदों की संख्या 5 है, मतलब मध्यमान कितना हुआ? s/5। ये बीच वाला पद है s/5। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा बताइए इसके ठीक आगे क्या होगा? आप +1 करेंगे ना, क्योंकि ये लगातार है। यदि लगातार सम होता तो यहां अगला निकालने के लिए 2 जोड़ते, फिर अगला निकालने के लिए 2 जोड़ते, लेकिन क्योंकि ये पांचों लगातार है तो एक बात समझिए, थोड़ा प्रैक्टिकली आ जाए। जैसे मान लिया यह 30 होता तो यह 31 होता और यह 32 होता, यदि ये 25 होता तो ये 26 होता और ये 27 होता। लगातार है ना, तो जैसे बीच वाला पद s/5 है तो इसके आगे क्या होगा? +1 करेंगे, फिर इसके आगे क्या होगा? +1, मतलब सबसे बड़ी जाना होगा तो +2 करेंगे सीधा सा। अब देखिए जैसे मान लिया ये 25 होता तो ये क्या होता? 26 और सबसे बड़ी 27 होता, मतलब 25 में 2 जोड़ देते। तो बताइए इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? बताइए क्या होगी? बीच वाला पद s/5 है और सबसे बड़ी जाना है तो आगे +2 करेंगे, और यदि सबसे छोटी पूछा जाता तो यहाँ -2 करते, क्योंकि पहले -1 इधर होता फिर -1 इधर होता, तो कुल मिला के -2। तो अब यही हल कर लीजिए। पहले 5 का गुणा तिरछा 2 में गुणा करें तो कितना होगा? s और प्लस 5 का गुणा 2 में कितना होगा? 5 गुना 10 और पूरे पर बटे कितना आ जाएगा? 5। यही आंसर, ये आंसर। बीच वाला पद क्या है? s/5 है, सबसे बड़ी जाना हो तो 2 प्लस कर देंगे, तो ये कितना होगा? 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10, 5 गुना 10, तो यस प्लस 10 और पूरे पर बटे कितना आ जाएगा? 5। और सबसे छोटी पूछा जाता तो यहाँ -2 करना, तब यस -10/5 होता, तब सी ऑप्शन हो जाता। आसान है, एक उत्तर करिएगा। चलिए यहाँ 3125 कर देते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए कोई 25 लगातार संख्या है, देखा जाए, ठीक है, ये 25 लगातार संख्या है। अब बीच वाला पद जो होगा यह 12वां पद होगा, सॉरी 13वां पद होगा, मतलब इसके ठीक पीछे भी 12 पद होंगे, 12 पद यहाँ हो जाएगा, देखिए 12 पद यहाँ हो जाएगा और इसके ठीक आगे भी 12 पद हो जाएगा, तो 12 12 24 पद हो गया, और बीच में ये होगा 25वां पद। मींस ये जो 13वां पद है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, यह कौन सा पद होगा? 13वां, और यही मध्य पद होगा, क्योंकि देखिए 25 है ना, तो इसके पीछे 12 इधर हो जाएगा और इसके आगे 12 इधर हो जाएगा, तो 12 पीछे और 12 आगे, 12 12 24 और बीच में मध्य पद होगा। अब यह मध्य पद क्या होगा? इसका मान क्या है? तो मध्यमान का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो बताइए ये 25 लगातार संख्याएं हैं और 25 लगातार संख्याओं का योगफल 3125 है। कुल पदों का योग 3125 है बटे पदों की संख्या 25, तो 25 1 का 25, 6 62, 25 दूना 50, 12 125, 25 पंजे 125, ये 125 होगा, ये 125 है। अच्छा इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये सवाल है मेरा। अच्छा बताइए ये 25 संख्या है और 25 में जो 13वां पद है वो 125, 20 वाला पद 125, तो इसके पीछे भी 12 पद है और इसके आगे भी 12 पद है, तो जब इसके आगे 12 पद है तो 12 जोड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी आ जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, और यदि सबसे छोटी पूछता तो यहाँ 12 माइनस कर देते, 12 क्या कर देते? माइनस, तो ये सबसे छोटी हो जाती। तो बताइए सबसे बड़ी क्या होगी? 125 से 12 प्लस ये 137, और सबसे छोटी पूछा जाता तो 125 में 12 घटा देते, ये हो जाता कितना? 113। तो ये 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 20, 25 हो जाता, फिर 26, 27, 28, 29, 37, ये पूरे होते। तो ये आसान है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लिया करिए, और इसके प्रश्न यदि बनते हैं तो ये कम से कम समय में आप सभी लोग निश्चित तौर पर अटेम्प्ट करें। तो ये तो था प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब योग का हम लोग चलिए दूसरा हेडिंग बना लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न, ये होगा नेक्स्ट हेडिंग, योग का जो दूसरी संरचना है। अच्छा यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, वर्गों के योग और घनों के योग का कोई प्रत्यक्ष या कोई प्रत्यक्ष ऐसा ट्रिक नहीं होगा, या यदि हम इसको कहें कि व्यवहारिक लगाइए तो व्यवहारिक तरीका काफी लेंदी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा वर्ग योग और घन के योग दोनों प्रकार के पैटर्न पर हमें सूत्र याद रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि इसको हल करने का वैकल्पिक या व्यवहारिक विधि नहीं, तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, वर्ग योग या घन के योग से जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो प्रश्न हमेशा कंडीशनल टाइप ही बनेगा, शर्त पर आधारित होगा। अब कंडीशनल टाइप प्रश्न क्या होता है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, पहले सूत्र के लिए एक पॉइंट नोट करते हैं, आप सभी भी नोट कर लीजिएगा। आप लिखेंगे प्रथम यन क्रमागत, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 होता है। मैं सूत्र का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, केवल सीधे तौर पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और पूरे पर बटे 6 इतना होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह लिखा गया सूत्र केवल और केवल तभी अप्लाई होगा जब श्रृंखला की शुरुआत प्रथम से हो, 1 से, और n तक लगातार हो। ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि श्रृंखला की शुरुआत कहां से हो, प्रथम से, 1 से, और 1 से n तक लगातार होगा, तभी वर्ग के योग का यह कॉन्सेप्ट प्रयोग में आएगा। मतलब श्रृंखला कुछ ऐसा होना चाहिए, शुरुआत 1 के वर्ग से होना चाहिए, वर्ग योग है ना, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होते हुए n का वर्ग है। मतलब 1 के वर्ग से शुरू हो, लगातार हो, और लगातार n तक का वर्ग पैटर्न है, ऐसी स्थिति में वर्ग के योग का यह सूत्र प्रयोग में आएगा। और एक चीज और, यदि श्रृंखला की शुरुआत 1 से लगातार है तो अंतिम पद ही n का मान होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग क्या है, यदि मैं सवाल करूं 1 से लगातार 10 तक के वर्ग का योग क्या है, तो यदि 1 से लगातार 10 तक है तो अंतिम पद 10 है, यही n का मान होगा। और n का मान 10 यहां पर रख देंगे, जहां जहां n है वहां 10 रख दीजिए, 1 से 10 तक का वर्ग योग आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में ले लो, हमने प्रश्न ये लिया कि प्रथम मान लिया 30 कर देते हैं, प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो। तो देखिए प्रश्न में सिंपल है, 1 से, देखिए शुरुआत कहां से करना, प्रथम से, 1 से 30 तक लगातार, क्रमागत होता है कंसेक्यूटिव, लगातार 1 से 30 तक लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके वर्ग का योग क्या है। मतलब श्रृंखला कुछ ऐसी चलनी चाहिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस लगातार होते हुए 30 का वर्ग, ये पैटर्न। अच्छा देखिए श्रृंखला की शुरुआत 1 से है और लगातार कहां तक है, 30 तक, और यदि श्रृंखला की शुरुआत 1 से है लगातार 30 तक तो डेफिनेट n का मान 30 होगा। n का मान कितना होगा, 30। यदि 1 से लगातार 30 तक है तो n का मान कितना हो गया, 30। बस n का मान 30 इस सूत्र में रख दीजिए, वर्गों का योग आ जाएगा। तो देखिए कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनिए कैसे रखेंगे। देखिए सबसे पहले n लिखा है और n का मान 30 रख दीजिए, n का मान 30। अब यहाँ इंटू है, कोई चिन्ह नहीं है, डॉट पॉइंट है, गुणा, यहाँ गुणा लगाइए। अब यहाँ n प्लस 1 है और n का मान 30 रखेंगे तो 30 और प्लस 1, 30 और 1 कितना हो गया, 31। अब फिर यहाँ इंटू है और इंटू का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। अब ये कितना है, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का मतलब समझे, पहले n का दोगुना करें और 1 जोड़ दें। जैसे n का मान 30 है तो 30 का दोगुना कितना होगा, 30 गुणा 2, 30 गुना 60 और प्लस 1 61 और बटे में 6। एक बार फिर से सुनिए, पहले n का मान रखना और n का मान 30 है तो पहले 30 रखना, गुणा, n प्लस 1 है तो n का मान 30 रखेंगे तो 30 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31, फिर गुणा। 2n प्लस 1 का मतलब n का दोगुना करें और 1 जोड़ दें, तो n का मान 30 है तो 30 का दोगुना 60 और प्लस 1 61 और पूरे पर बटे 6। अब ये 6 पंचे 30, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा 31 में हो जाएगा 155 और 155 का गुणा 61 में, 5 का गुणा 31 में 155, 155 का गुणा 61 में, तो 155 का गुणा 61 में जब गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 5 6 पंचे 30, 5 35 हासिल 3 लगा, 1 0 6 पंचे 30 और 1 31 3 34 हासिल 3 ही जाएगा, 6 का 6 3 9, 94 55, यही उत्तर है। तो आपने समझा कि वर्ग के योग का लिखा गया यह सूत्र केवल और केवल तभी प्रभावी होगा जब श्रृंखला की शुरुआत कहां से हो, 1 से। आप कहेंगे यदि 1 से शुरू नहीं है तो क्या करें, मानिए कहीं 20 से शुरुआत हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए ध्यान देना, हम शुरुआत करेंगे, जैसे मान लिया हम लिख देते हैं, चलिए ठीक है, 16 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, चलिए अच्छा मैं 30 तक ही छोड़ रहा हूं, इसका मान क्या हो। मैं चाहूंगा इस सवाल को आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करिएगा, कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और कंडीशनल टाइप के प्रश्न तक चलेंगे। अब कंडीशनल टाइप का प्रश्न क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करिएगा, बहुत अच्छा। और कैलकुलेटिंग पार्ट भले है, गुणा थोड़ा है, लेकिन एक
संक्रियात्मक पहलुओं को समझेंगे, कॉमन करना, कॉमन करने की संकल्पना, इन सभी को आप भली भांति और अच्छे ढंग से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए, कल मैं शुरुआत यहां से करूंगा, लेकिन एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। 16 से लेकर 30 तक लगातार संख्या का वर्ग योग क्या